नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज में जो के एमसीक्यू के बारे में। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो का वानस्पतिक नाम है। ए सोरगम बाइकलर, बी हॉर्डियम वल्गैर, सी जियामेज, डी ओराइजा सेटाइवा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्डियम वल्गैर। क्वेश्चन नंबर 2, जो कौन सी फैमिली का सदस्य है। ए पोएसी, बी अम्बेलिफेरी, सी फाबेसी एंड डी लिलिएसी। जो है उसकी फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। क्वेश्चन नंबर 3, जो के पुष्पक्रम को कहते हैं। ए स्पाइक, बी पेनिकल, सी कैटकिन एंड डी स्पेडिक्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक या हेड। क्वेश्चन नंबर 4, जौ का आटा गेहूं की तुलना में शीघ्र पचने का कारण है। यानी जौ का आटा गेहूं की तुलना में जल्दी क्यों पचता है। ए ग्लूटीन की उपस्थिति, बी ग्लूटीन की अनुपस्थिति, सी ओराइजिन प्रोटीन उपस्थित, डी जीन प्रोटीन उपस्थित। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ग्लूटीन की अनुपस्थिति के कारण जौ का आटा जल्दी पचता है। क्वेश्चन नंबर 5, जौ की मुख्य फसल बुआई हेतु बीज दर रखते हैं। ए 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर, बी 50 से 70 केजी पर हेक्टेयर, सी 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर, डी 125 से 130 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लवणीय सारीय मृदाओं या फिर देरी से बुआई हेतु बीज दर रखते हैं। ए 125 केजी पर हेक्टेयर, बी 150 केजी पर हेक्टेयर, सी 160 केजी पर हेक्टेयर एंड डी 180 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 7, जो में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। ए 5 से 7 दिन बाद, बी 15 से 20 दिन बाद, सी 25 से 30 दिन बाद एंड डी 45 से 50 दिन बाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 8, जो के लिए आदर्श जलवायु है। ए उष्ण, बी उपोष्ण, सी शीतोष्ण एंड डी समशीतोष्ण। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 9, जो की किल्पर किस्म किस देश से आयातित है। ए अमेरिका, बी भूटान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो जो कि किल्पर किस्म है ये ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, जो में धारीदार रोग स्ट्राइप डिजीज का रोग कारक है। ए पक्सिनिया हॉर्डी, बी अस्टिलेगो हॉर्डियाई, सी हेलिमंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम एंड डी एग्यूना टेट्रिसाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलिमंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम से जो में स्ट्राइप डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सिंचित क्षेत्रों में खेती करने पर कितनी उपज मिलती है। ए 5 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, बी 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, सी 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, डी 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट बार्ले इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICBIP के अंतर्गत विकसित जो की उन्नत किस्में हैं। ए सोनालिका, अर्जुन SD 2009, RR 21, बी बाला गोविंद, नगीना 22, सी करण 3, करण 15, करण 90 एंड करण 201, डी उपरोक्त सभी।
तो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट बार्ली इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत करण 3, करण 15, करण 9 और करण 201 वैरायटियों को तैयार किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, आजाद, विजय, अंबर, ज्योति किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ए मक्का, बी बाजरा, सी जौ एंड डी जवार। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जौ। क्वेश्चन नंबर 14, जौ का पौधा है? ए शॉर्ट डे प्लांट एंड C3, बी लॉन्ग डे प्लांट एंड C3, सी डे न्यूट्रल प्लांट एंड C3 एंड डी डे न्यूट्रल प्लांट एंड C4। तो जौ का पौधा है वो डे न्यूट्रल प्लांट है प्लस C3 प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 15, जौ की हार्डियम वल्गेर प्रजाति के पौधों में कितनी पंक्तियों में बालियां पाई जाती हैं? ए 1 से 2 पंक्ति, बी 1 से 4 पंक्ति, सी 1 से 6 पंक्ति, डी 1 से 8 पंक्ति। तो जौ की जो हार्डियम या हॉर्डियम वल्गेर प्रजाति जो है उसमें 1 से 6 तक पंक्तियों में बालियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, जौ की कौन सी प्रजाति के पौधों में केवल मध्य स्पाइकलेट फर्टाइल होता है? ए हॉर्डियम वल्गेर, बी हॉर्डियम डिस्टिकन, सी हॉर्डियम इरेगुलर, डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्डियम डिस्टिकन जो प्रजाति है उसमें केवल मध्य स्पाइकलेट ही फर्टाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हॉर्डियम वल्गेर प्रजाति के पौधों में कितनी पंक्तियों में बालियां पाई जाती हैं? सॉरी, यहाँ पे हॉर्डियम वल्गेर नहीं आएगा, यहाँ पर है हॉर्डियम इरेगुलर। किसकी? इरेगुलर में पूछा है, ठीक है, क्योंकि अब इसकी बात तो कर ली हॉर्डियम वल्गेर की जिसमें 6 थी। यदि इरेगुलर की बात करेंगे उसमें कितनी हो जाएगी? ए 1 पंक्ति, बी 2 पंक्ति, सी 3 पंक्ति एंड डी 4 पंक्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादक देश है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी अफगानिस्तान एंड डी भारत। तो विश्व में सबसे ज्यादा रूस है जो जौ का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, जौ की फसल को अच्छे से अंकुरण के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? ए 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अंकुरण की बात की जाए तो जो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है वो अंकुरण के लिए उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, जौ की फसल को वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? ए 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वृद्धि की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 21, जौ की परिपक्वता अवस्था के दौरान कितना तापमान उपयुक्त रहता है? यानी जब मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है यानी फसल पकने वाली होती है उस टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ए 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फसल होती है वो बोते हैं अक्टूबर नवंबर में और जो पकती है तो पकती है मार्च अप्रैल में। तब तक गर्मी आ जाती है और टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 22, जौ का उत्पत्ति स्थल है? ए इथोपिया, बी रूस, सी मैक्सिको एंड डी उत्तरी पूर्वी अमेरिका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया या फिर एविसीनिया जो कि जौ का उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से जौ का या के रोग है? ए आवर्त कंडवा रोग, बी अनावर्त कंडवा रोग, सी टुंडू रोग एंड डी उपरोक्त सभी।
तो जो के रोग की बात की जाए तो ये तीनों के तीनों रोग जो में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो का आवर्त कंडवा रोग जिसको कवर्ड स्मट कहते हैं का रोग कारक है। ए हेटेरोडोरा एविनी सूत्रकृमि, बी अस्टिलेगो हॉर्डियाई, सी हेलिमंथोस्पोरियम ग्रीमिनियम एंड डी एग्यूना टिट्रिसाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्टिलेगो हॉर्डियाई। जो अस्टिलेगो हॉर्डियाई है उसके द्वारा कवर्ड स्मट डिजीज फैलता है। क्वेश्चन नंबर 25, बारानी क्षेत्रों हेतु यानी वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो की उपयुक्त किस्म है। ए RD31, बी RD56, सी RD57 एंड डी RD2052। तो आपको बताना है कि बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म की बात की रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा RD31। क्वेश्चन नंबर 26, जो के आवर्त कंडवा रोग की रोकथाम किससे करते हैं। ए ट्राइकोडर्मा 3 ग्राम पर केजी सीड, बी बोविस्टिन 3 ग्राम पर केजी सीड, सी मेलाथियोन 10 ग्राम पर केजी सीड। यहाँ पर तीनों ही सही है जो इसमें काम लेते हैं रोकथाम में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सीड होते हैं उसको बोविस्टिन से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीजों को उपचारित करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धारीदार रोग या स्ट्राइप डिजीज किस प्रकार का रोग है। ए सॉइल बोरन, बी एयर बोरन, सी सीड बोरन एंड डी ऑल ऑफ द एम या ऑल ऑफ द एबोव यानी पूरे सही है। तो जो धारीदार रोग है या जो स्ट्राइप डिजीज है वो एक प्रकार का सीड बोर्न डिजीज है यानी एक प्रकार का बीजोड़ रोग है। क्वेश्चन नंबर 28, धारीदार रोग स्ट्राइप डिजीज की रोकथाम हेतु बीजो उपचार करते हैं। ए ट्राइकोडर्मा से, बी बोविस्टिन से, सी मेलाथियोन से एंड डी कैप्टोन से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कैप्टोन से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से जो कि कौन सी किस्म सिल्का रहित नहीं है। सिल्का रहित नहीं है यानी उस पे सिल्का है। ए हिमानी कैलाश, बी डोलमा, सी आजाद ज्योति एंड डी करण 3। तो जो आजाद ज्योति किस्म है इसमें सिल्का पाया जाता है, बाकी हिमानी और कैलाश में, डोलमा में और करण 3 में सिल्का नहीं होता है यानी सिल्का रहित वैरायटी है। तो यहाँ पे अपना सही हो गया आजाद ज्योति। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि सिल्का रहित किस्म डोलमा किस रोग के प्रति रोगरोधी है। ए धारीदार रोग, बी अनावर्त कंडवा रोग, सी येलो रस्ट रोग एंड डी तीनों रोगों के प्रति प्रतिरोधी। तो जो धान की जो डोलमा किस्म है, कौन सी किस्म है, डोलमा किस्म है, ये येलो रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, जो में प्रोटीन एल्बुमिनोइड की मात्रा होती है। ए 10%, बी 11%, सी 12% एंड डी 13%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11% और कहीं कहीं आपको 11.5% भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, जो कि कटाई फसल में कितने प्रतिशत नमी होने पर करते हैं। ए 6 से 8%, बी 8 से 15%, सी 18 से 20% एंड डी 30 से 35%। तो जब जो में 18 से 20% नमी रह जाती है तब फसल की अपन कटाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जो में दाना भूसा अनुपात होता है। ए 1:150, बी 1:125, सी 1:175 एंड डी 1:225। तो जो दाना और भूसा का अनुपात है वो रहता है 1:1125।
क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आजाद, विजय, ज्योति, अंबर किसमें कहाँ से विकसित की गई? ए ICAR नई दिल्ली, बी IAR नई दिल्ली, सी CHAU कानपुर एंड डी SKNAU जोबनेर। तो आपको बताना है जो कि आजाद, विजय, ज्योति और अंबर किसमें कहाँ से विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर से इनको विकसित किया गया। कौन सी? चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि राजकिरण एवं RD 2052 किसमें है? ए उत्परिवर्तित किसमें, बी रस्ट प्रतिरोधी किसमें, सी मोलिया रोग रोधी प्रतिरोधी एंड डी लवणीय मृदाओं हेतु। तो जो कि जो राजकिरण और जो RD 2052 किस्में हैं, ये मोलिया रोग के प्रति प्रतिरोधी वेराइटियां है। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि नीलम किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? ए ICAR द्वारा, बी IARI द्वारा, सी CHAU द्वारा एंड डी SKNAU द्वारा। तो आपको बताना है कि जो कि नीलम किस्म है, नीलम किस्म एक आम की भी है, आम में भी नीलम किस्म पाई जाती है, मैंगो में भी, और ये जो में भी नीलम किस्म पाई जाती है। ये नीलम कहाँ से विकसित की गई? तो ये की गई थी IARI से। कहाँ से? IARI से। क्वेश्चन नंबर 37 जो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? ए 56 से 62%, बी 64 से 78%, सी 25 से 30% एंड डी 45 से 60%। तो जो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो होती है 64 से 78%। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ये NCERT बेस्ड है, तो आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। यदि आप ये डाटा एग्जाम में भी करके आते हो तो भी आप ऑब्जेक्शन के तौर में आप NCERT में लेके कोर्ट में जा सकते हो कि आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इसलिए जो भी मैं डाटा यहाँ पे डाल रहा हूँ वो सारे के सारे मैं NCERT की डाटा यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि फसल है? ए स्वपरागित, बी परपरागित, सी बहुधा परपरागित एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो की फसल है वो एक प्रकार की स्वपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर 39 जो में गुणसूत्र संख्या होती है? ए 14, बी 18, सी 22 एंड डी 36। तो जो में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 14। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 14। क्वेश्चन नंबर 40 डोलमा, कैलाश, आजाद जो कि किसमें है? ए उत्परिवर्तित किस्में, बी रस्ट प्रतिरोधी किस्में, सी मोलिया रोग प्रतिरोधी एंड डी लवणीय मृदाओं हेतु। तो आपको बताना है कि जो डोलमा, कैलाश और आजाद जो वैरायटी है वो कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रस्ट रोग प्रतिरोधी किस्में। क्वेश्चन नंबर 41 असिंचित क्षेत्रों में खेती करने पर 1 हेक्टेयर से उपज होती है? ए 5 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, बी 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, सी 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड डी 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। कहीं कहीं आपको मिलेगा 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो वो भी आप सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 मोलिया रोग से प्रभावित क्षेत्रों या फिर वर्षा आधारित खेती करने पर बीज दर कितनी रखते हैं? ए 125 केजी पर हेक्टेयर, बी 150 केजी पर हेक्टेयर, सी 160 केजी पर हेक्टेयर, डी 180 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 43
जो कि लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म है? ए RD 57, बी RD 31, सी RD 2503 एंड डी RD 2552। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RD 2552। क्वेश्चन नंबर 44, जो के लिए हल्की दोमट मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी की बात कर रहे हैं? हल्की और दोमट मिट्टी की बात हो रही है। ए 1 से 2 सिंचाइयाँ, बी 2 से 3 सिंचाइयाँ, सी 4 से 5 सिंचाइयाँ एंड डी 5 से 6 सिंचाइयाँ। तो जो हल्की और दोमट मिट्टी के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45, जो के लिए भारी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहले अपन ने पढ़ा हल्की और दोमट मृदा के लिए, जहां पर 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती थी, और यहाँ पे हम बात करें भारी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ए 1 से 2 सिंचाइयाँ, बी 2 से 3 सिंचाइयाँ, सी 4 से 5 सिंचाइयाँ एंड डी 5 से 6 सिंचाइयाँ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 सिंचाइयाँ, यानी भारी मिट्टी आ जाएगी तो वहाँ पे आपको 2 से 3 बार इरिगेशन करना है। और वहीं पर यदि हल्की और दोमट आ जाती है, हल्की और दोमट आ जाती है, हल्की और दोमट, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 4 से 5 बार इरिगेशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 46, बिलाड़ा BL2 जो की किस्म है? ए सिलिका रहित, बी रस्ट प्रतिरोधी किस्में, सी सहपक्ति प्रजाति, डी लवणता सहनशील। तो जो बिलाड़ा है वो वैरायटी है लवणता सहनशील जो की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 47, जो की किस्म राजकिरण का अन्य नाम है, यानी राजकिरण को अन्य कौन से नाम से भी जाना जाता है? ए RD 352, बी RD 387, सी RD 2503 एंड डी RD 2552। तो राजकिरण को RD 387 के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 48, आजाद ज्योति जो की किस्में है? ए सिलिका रहित, बी रस्ट प्रतिरोधी किस्में, बी सहपक्ति प्रजाति एंड डी लवणता सहनशील। ज्योति यहाँ पर ज्योति मौर्य नहीं है, लेकिन ये ज्योति है, ये भी भागती है 6 लाइन पे, यानी 6 लाइन का हाईवे है, उस पर कौन भाग रही है? ज्योति आजाद होके भाग रही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सपंक्ति प्रजाति। सपंक्ति प्रजाति से आप याद कर सकते हैं 6 लाइन का हाईवे है, उस पर ज्योति मौर्य आजाद होकर भाग रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आजाद ज्योति किस्म है, वो सपंक्ति प्रजाति की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 49, जो की फसल की बुआई का समय है? ए जनवरी फरवरी, बी मार्च अप्रैल, सी जून जुलाई एंड डी अक्टूबर नवंबर। तो जो एक प्रकार की रबी की फसल है, किसकी फसल है? रबी की, तो उसको अपन अक्टूबर नवंबर में बोएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि उत्परिवर्तित किस्म BM4 कहाँ से विकसित की गई? ए ICAR नई दिल्ली, बी IARI नई दिल्ली, सी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर एंड डी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा IARI नई दिल्ली। लास्ट एंड 51 नंबर क्वेश्चन, जो की मुख्य बीमारी है? ए आवर्त कंडवा रोग, बी धारीदार रोग, सी मोलिया रोग एंड डी पर्पल बलोच रोग। तो जो की जो मुख्य बीमारी है वो है आवर्त कंडवा रोग। आवर्त कंडवा रोग है जो कि क्या है? एक प्रकार की मुख्य बीमारी है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और प्रत्येक वीडियो की आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पहले आप पढ़ें, यहाँ पे आप पहले टेलीग्राम चैनल पे जाएं,
वहां से आप क्वेश्चनों का आंसर लिखें और वो लिखने के बाद में आप वीडियो देखने आए और आप देखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।